हेलो। चलो बच्चे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के रूल सीख रहे थे। और लास्ट जो रूल सीखा था हम लोगों ने उसमें था इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन सेंट्रल एटम, तो वो केसेस में हम लोगों को स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ये रूल हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो उस रूल में मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं। जब जो रूल था वो ये था कि इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, देन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज विल बी इन द स्ट्रक्चर। जो सेकंड रूल था, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर देन the maximum oxidation number, then central atom oxygen central atom, that is peroxy linkage will be there in between two central atom. If calculated oxidation number is less than the maximum oxidation number of central atom, then central atom linkage will be there in the structure. तो ये रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इस रूल पे कुछ एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे। और लास्ट क्लास के एंड में मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, तो जो होमवर्क दिया था मैं पहले वो कंप्लीट करूंगा, वो ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। प्रॉबेबली आज हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग एंड हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस स्ट्रक्चर एंड हो जाए, फिर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था उसमें फर्स्ट था फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड दिया गया था आपको ड्रॉ करने के लिए। नेम ऑफ दिस एसिड इज फॉर्मिक एसिड और इट इज आल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। देखो बच्चे, कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे उसमें COOH ग्रुप जरूर दिखाई देगा और वो COOH ग्रुप को हमेशा एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप से रिप्रेजेंट करोगे। ये आप हमेशा दिमाग में रखने वाले हो। यहाँ पे आप ऐसा रूल मत यूज कर लेना कि ये ऑक्सी एसिड है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH अटैच कर ले, नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी दिखाई देंगे उसमें COH आप ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करोगे। इसके बाद आप अगर देखो तो आपके पास एक हाइड्रोजन बच रहा है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के साथ आपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो चुका है। अभी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मेक अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, octet of carbon and duplet of hydrogen will be completed. That is the first structure. Second structure is acetic acid, जो आपको दिया गया था। एसिटिक एसिड ड्रॉ करने के टाइम में अगेन आपको COH ग्रुप दिखाई देगा, तो पहले तो आप COH ग्रुप अटैच कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट CH3 में 3 हाइड्रोजन आर अटैच्ड एट कार्बन। नेक्स्ट आप कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आप कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देते हो तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर में सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड और इट इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। Next structure is H2C2O4. This is also organic acid. It is oxalic acid. Name of this acid is oxalic acid. It is actually COOH and COOH. This is the structure of this compound. 2 hydrogen, 2 carbon and 4 oxygen, right? So Lewis structure, carbon oxygen double bond, then OH. One more COH is there, carbon oxygen double bond and OH. This is what is the structure of oxalic acid. It is very easy. Now the next is HCN, hydrocyanic acid, HCN. In HCN, the central atom is carbon. Next surrounding atom, 1 nitrogen and 1 hydrogen. In this situation, first do one thing. Complete the duplet of hydrogen by drawing one single covalent bond. Carbon के outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन थे। आफ्टर ड्रॉइंग दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अभी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप एक काम करो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो। दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCN। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, कई बार होता है ना बच्चे
कि Cn माइनस लिखा होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है या नाइट्रोजन के पास है। कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है, हम बोलते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन के पास होना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग। वो Cn माइनस कहां से आया बच्चे? HCN से ही आया है, हाइड्रोसाइनिक एसिड से आया है। HCN से अगर आप H प्लस हटा दो तो H प्लस आप देखो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? कार्बन से अटैच्ड है। अगर यहां से आप H प्लस रिमूव करते हो तो नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन कार्बन। ये चीज आप ध्यान रखना, Cn माइनस में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होता है ना कि नाइट्रोजन के पास, ठीक है? ये चीज आप दिमाग में रखोगे। नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड दिया गया था, HNC I guess, yes it is HNC। अगर HNC में देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हम लोग जाए, रूल में था कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, एंड हाइड्रोजन ऑफ कोर्स सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कम है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल कार्बन को सेंट्रल एटम होना चाहिए था। लेकिन अगर आप कार्बन को सेंट्रल एटम ड्रॉ कर लोगे तो वापस से पिछला वाला ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, HCN ही बन जाएगा। तो अगर HCN और HNC अलग अलग लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा ही होगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन नॉट द कार्बन, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। HCN लिखा जा रहा है तो सेंट्रल एटम कार्बन है, HNC लिखा जा रहा है तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। सराउंडिंग एटम कौन है बच्चे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट जो मैं करूंगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले डुप्लेट कंप्लीट करूंगा। अगर आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देते हो बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने से 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको इससे पहले भी ऐसे सिचुएशन हैंडल करने के लिए बताया हुआ है कि अगर आपके पास 2 एटम दिखाई दे रहे हैं और दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाए तो डेफिनेटली आप कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको 2 एटम दिख रहे हैं, उनमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बॉन्ड बनाना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो आप जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट करोगे। तो आप देखो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट थी 2 इलेक्ट्रॉन को एंड कार्बन को रिक्वायरमेंट थी 4 इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मैं नाइट्रोजन और कार्बन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट कार्बन का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। अभी कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, फर्दर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अब ये ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता तो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ नहीं होने वाला। तो ऐसे केस में हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब नाइट्रोजन के पास देखो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं टू फॉर्म द 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं एज अ लोन पेयर। तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। व्हाइल ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर को किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या प्रॉफिट नहीं होता, बट एक्सेप्टर को डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा एंड कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNC। यू कैन कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, you can convert this coordinate bond to covalent bond. While converting this coordinate bond to covalent bond, remember नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज। सो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करना चाहते हो तो इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज।
दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ HNC. नाउ द नेक्स्ट जो आपको दिया गया था दैट वाज ओजोन. ओजोन में अगर आप देखो तो देयर इज 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है. 1 ऑक्सीजन एटम इज सेंट्रल एटम एंड नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन एटम इज सराउंडिंग एटम. अगर यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, कैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कई लोग, बोलते हैं सर मैं दोनों साइड पहले एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा. अगर आप ऐसा कर लेते हो बच्चे, बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये ऑक्टेट एक्सपैंड भी नहीं कर सकता. सराउंडिंग वाले ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब इनका ऑक्टेट आप किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर सकते, बीच वाले ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ बन नहीं पाता, तो ये एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा कोई. ऐसे केस में मैं अगर किसी 2 ऑक्सीजन सेंट्रल एटम और किसी एक सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करा देता हूं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सराउंडिंग ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. द रीजन इज कि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे. डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा. 8 and 8 इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. नाउ ये ऑक्सीजन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अब यहां से मैं फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकता. वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि हमें अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ेगा. सेंट्रल ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दैट 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, रेस्ट 4 electrons are there in form of 2 lone pair. Use 1 lone pair to form the coordinate bond, right? ऐसे करने से क्या होगा, जो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन बचा हुआ था उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. You can convert this coordinate bond to covalent bond since oxygen cannot expand its octet, so place negative charge on acceptor atom and positive charge on donor atom and replace the coordinate bond by single covalent bond. That is the structure of ozone. Now the next is carbon monoxide. If you want to draw the structure of carbon monoxide, you have 2 atoms, carbon and oxygen. Carbon outermost shell 4 electron, it needs 4 electron to complete the octet. Oxygen outermost shell 6 electron, it needs 2 electron. We are in the same situation that I was discussing. अगर ऐसा situation हो जाए 2 एटम हो और किसी को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ऐसे केस में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे. तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो मैं पहले कार्बन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता हूं. ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 4 पहले से थे. 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया. अभी 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. कार्बन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. फर्दर मैं कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता. सो वी हैव टू यूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ऑक्सीजन के पास डेफिनेटली 2 लोन पेयर होंगे और इसमें से एक लोन पेयर के साथ हम लोग क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट कर देंगे. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड में भी रिप्लेस कर सकते हो. कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, राइट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आप इससे भी ध्यान रखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होता है. एक्चुअली ये चीजें यूज हो जाती है. कहाँ यूज हो जाती है? जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं और वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड की बात कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होंगी, ठीक है. तो ये चीजें आप अपने दिमाग में रखना, उधर मैं यूज करूंगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मुझे ड्रॉ करना है दैट इज ऑफ I3-. अगर मुझे I3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना बच्चे, I3-, तो पहले तो इसके बारे में ये जानो कि I3- बनता कैसे है. बनता ऐसे है, I- को आप रिएक्ट करा दो I2 के साथ. ये रिएक्शन के बाद आपको I3- बनता हुआ दिखता है, ठीक है. अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली बॉन्ड किस में बना होगा, I2 मॉलिक्यूल और I- में बॉन्ड बना होगा, तभी आपको I3- मिला होगा. और ये बॉन्ड कैसे बनता है, I2 मॉलिक्यूल पहले आप ड्रॉ कर लो. अगर आप I2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो यहां पे आयोडीन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है. और I- जब आप लिख रहे हो ना, तो I- में भी ऑक्टेट कंप्लीटेड है. द रीजन इज आयोडीन न्यूट्रल एटम, ऑलरेडी उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था. एक नेगेटिव लिखने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आया. पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आया. अभी इस I- का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये दोनों आयोडीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. बट इसमें बॉन्ड बनाने
बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग, क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आयोडीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ठीक है। आयोडीन सेकंड पीरियड के नीचे है तो आयोडीन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। मैं यहाँ पे I- और ये आयोडीन I2 मॉलिक्यूल के 1 आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है बच्चे कि जहां पे आप नेगेटिव चार्ज दिखाते हो, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खुद का और एक पड़ोसी का, ठीक है। हमेशा जब भी आप I- कहीं भी नेगेटिव चार्ज लिखते हो ना, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक पड़ोसी का। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं I2 मॉलिक्यूल के आयोडीन को डोनेट कर दे रहा हूं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट I3-। यू कैन कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड, रिप्लेस कर सकते हैं इसे, तो आपको I3- का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम डेफिनेटली सल्फर होने वाला है, सराउंडिंग एटम दोनों ऑक्सीजन एटम होंगे। अब मैंने पहले भी बोला है कि जैसे ओजोन हम लोग देख रहे थे, अब देखो तो इन तीनों के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी ग्रुप 16 के एलिमेंट है, सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाओगे फंस जाओगे, ठीक है, वो नहीं करना। पहले एक साइड में ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। ऐसा करने से अब क्या हो गया, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, दैट इज 2 लोन पेयर। अब एक लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर दो, वेरी सिमिलर टू दैट ओजोन स्ट्रक्चर, राइट। बट यहां पे एक प्रॉफिट है हमें, प्रॉफिट ये है कि सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। यहां पे जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देगा, राइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। SO2 के दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट जो आपको ड्रॉ करना है दैट इज आफ्टर SO2 इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। Central atom is carbon, surrounding atom is 2 oxygen. Carbon needs 4 electron to complete the octet. Oxygen needs 2 electron to complete the octet. First draw the double covalent bond with 1 oxygen. Oxygen का octet complete हो जाएगा। यहाँ कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो ड्रॉ करना है दैट इज SO3। अगेन सेंट्रल एटम इज सल्फर, 3 ऑक्सीजन्स आर सराउंडिंग एटम्स। अब एक काम करो, किसी एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करा लो। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ दैट 6 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, दैट इज 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर के साथ आप सराउंडिंग ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। Since sulfur can expand its octet, अगर सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपको ड्रॉ करना है दैट इज PS3, फॉस्फीन। फॉस्फीन का स्ट्रक्चर डेफिनेटली सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, हाइड्रोजन कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम, हमने बात करा हुआ है। फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सभी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है। फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, राइट। द नेक्स्ट वन इज PCl5। अगर आपको PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चे तो अगेन सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन विल बी द सराउंडिंग एटम, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो जितने भी क्लोरीन थे सभी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो चलो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉस्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट दीज 2 क्लोरीन, इनका क्या करूं मैं? इनके साथ भी आप कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। फॉस्फोरस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, फॉस्फोरस ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि फॉस्फोरस सेकंड पीरियड के नीचे है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में है। तो बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन, देखना फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 3 शेयर किए हुए,
तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए थे ना, उनके साथ भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बना लो क्लोरीन के साथ। फास्फोरस के पास आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन फास्फोरस के आउटर मोशन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, और क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही चुका है, राइट। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। द नेक्स्ट वन इज PCl3। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है PCl3 का स्ट्रक्चर। Again central atom phosphorus and 3 chlorine atom. Just draw the 3 covalent bond very similar to that PS3, right? क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे एंड फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। द नेक्स्ट वन इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। You want to draw the structure of sulfur hexafluoride. Central atom is definitely sulfur because electronegativity is less. Rest 6 fluorine are surrounding atom. 6 fluorine, 4, 5 and 6. हमें भी पता है कि अगर सल्फर के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दिए जाए, एक एक कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा करने से सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रेस्ट 4 फ्लोरीन अभी भी बचे हुए हैं। वी नो दैट सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लो। 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, सभी 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने इन्वॉल्व कर लिया टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा करने से क्या होगा, सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के पास आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन देयर विल बी 12 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हो सकता है यार, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड पे है, सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, यही स्ट्रक्चर होता है SF6 का। नाउ द नेक्स्ट इज IF7, जो आपको दिया गया था उसमें ये लास्ट है, दैट इज IF7। IF7 में डेफिनेटली सेंट्रल एटम आयोडीन होगा और 7 फ्लोरीन एटम। अगेन इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी, क्योंकि आयोडीन भी ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, आयोडीन भी ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, और आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सभी 7 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लो आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर विल बी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिकॉज आयोडीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो ये आपको कुछ कंपाउंड दिए गए थे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, जितना दिया गया था वो कंप्लीट हो गया, राइट। ओके ना, अब आज कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज स्ट्रक्चर ड्राइंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर सकें। तो अभी जो मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेने वाला हूं दैट इज ऑफ H2S2O3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? नेम ऑफ दिस एसिड इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इसको दिमाग में रखना। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3OCH3, और पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक ऑक्सीजन है 2 कार्बन के बीच में, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नाम क्या देते हैं? ईथर। दिस इज नोन एज ईथर। अगर इसी ऑक्सीजन को हम लोग सल्फर से रिप्लेस कर दें, CH3 सल्फर CH3, ठीक है, तो फिर पूछा जाए अभी इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, तो वी आर गोइंग टू से इट इज थायोईथर, राइट। तो बस एक चीज कनेक्ट करना है, यहां से एक चीज सिंपल सी चीज है कनेक्ट करना। अगर एक ऑक्सीजन को सल्फर से आप रिप्लेस कर रहे हो तो थायो वर्ड ऐड हो जाता है। कुछ ऐसा ही आपको ऊपर लिखा हुआ है, इट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो अगर मैं थायो हाइड कर लूं बच्चे, तो बचता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमको पहले से पता है, ठीक है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला था, जो स्ट्रक्चर था, उसमें एक ऑक्सीजन के जगह पे एक सल्फर ड्रॉ, एक एक्स्ट्रा सल्फर ड्रॉ कर लिया गया है। दैट इज व्हाई द नेम इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, राइट। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन में से अगर एक ऑक्सीजन को आप सल्फर लिख दो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा H2SO3।
देखना कैसे। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल यही लिया हुआ था। सेंट्रल एटम सल्फर, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH ग्रुप अटैच करूंगा, इसके बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या करना है बच्चे, एक ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर लिख लो, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसकी जगह पे आप सल्फर लिख लो, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप ये आसान हो जाएगा आपके लिए, याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखना, इट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रहेगा। स्ट्रक्चर में अभी बहुत कुछ बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं धीरे धीरे कुछ चीजें ऐड करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि हमें सॉल्ट का नाम लिखना है या अनायन का नाम लिखना है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है कई बार। जैसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ, आप उसको दिमाग में रखना, फिर मैं वापस इस पे लौटूंगा, वापस से इसका सॉल्ट लिख करके कुछ और चीजें बताऊंगा। जैसे सपोज यू हैव एनी ऑक्सी एसिड, कोई भी ऑक्सी एसिड है आपके पास, और उसका अनायन मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। अनायन का नाम लिखना सीखेंगे हम लोग। ऑक्सी एसिड का अनायन का नाम लिखना सीख रहे हैं। सपोज मेरे पास जो ऑक्सी एसिड है, उस ऑक्सी एसिड का नाम इक एसिड से एंड होता है, उसके नाम के एंड में इक एसिड आता है। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो बहुत सारे ऑक्सी एसिड है जिसके नाम के एंड में इक एसिड आने वाला है। जैसे यहां पे भी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो इसका जो अनायन होगा ना, अनायन का नाम जब लिखेंगे तो नेम इज गोइंग टू एंड विद 8, वो 8 से एंड हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड, नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं अनायन लिखूं तो अनायन क्या लिखूंगा, SO4 2-, दोनों हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे उनको हटा दो, इट विल बी SO4 2-, और नेम ऑफ दिस अनायन इज गोइंग टू बी सल्फेट, ठीक है। नाम के एंड में 8 जरूर आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे नाइट्रिक एसिड HNO3, नेम ऑफ दिस एसिड इज नाइट्रिक एसिड, और इसमें से H+ अगर आप रिमूव करके अनायन बनाते हो तो अनायन क्या बनेगा, NO3-, और नेम ऑफ दिस अनायन इज नाइट्रेट, ठीक है। द नेम ऑफ दिस अनायन इज नाइट्रेट। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला इज H3PO4, एंड इसका जो अनायन बनेगा दैट इज PO4 3-, एंड नेम ऑफ दिस अनायन विल बी फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड का अनायन इज फॉस्फेट। तो यहां पे मैं आपको ये वाला अगर एग्जांपल दूं कि सपोज मेरे पास है H2SO3, राइट, H2SO3, नेम ऑफ दिस एसिड इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जब मैं अनायन लिखूंगा ना बच्चे, दैट विल बी H2O3 2-, दोनों जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे वो हमने हटा दिए। तो जो नेम ऑफ अनायन मिलेगा यहां पे वो क्या मिलेगा, दैट इज थायोसल्फेट, दैट इज व्हाट, थायोसल्फेट। तो ये पहले तो आप एक एसिड की चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कई बार आप देखोगे कि ऑक्सी एसिड का जो नाम होता है दैट नेम इज एंडिंग विद अस एसिड, समथिंग समथिंग, एंड देन लास्ट में लिखा होगा अस एसिड। तो जो भी अस एसिड होगा उसका अगर आप अनायन लिख रहे हो तो अनायन के नाम के एंड में इट इज ITE, आइट लिखा जाता है। जैसे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, राइट, नेम ऑफ दिस एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका जो अनायन बनेगा दैट विल बी SO3 2-, एंड नेम ऑफ दिस अनायन विल बी sulfite, right. Similarly we can write HNO2, name of this acid is
नाइट्रस एसिड। अगर मैं इसका अनायन लिखूं तो क्या लिखूंगा, अनायन विल बी NO2 माइनस, एंड नेम क्या होगा इस अनायन का, नाइट्राइट, राइट। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जितने अस एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड वाले अस एसिड की बात कर रहा हूं और ऑक्सी एसिड वाले इक एसिड की बात कर रहा हूं। तो जितने ऑक्सी एसिड्स होंगे, अगर नाम एक एसिड से एंड हो रहा है तो उसके अनायन के नाम के एंड में 8 ऐड करेंगे, और जितने अस एसिड होंगे उसका अगर अनायन आप लिख रहे हो तो अनायन के नाम के एंड में 8 ऐड करेंगे। इसके अलावा कई बार होगा जो मोनो एटॉमिक अनायन होंगे, दैट इज मोनो एटॉमिक अनायन। मोनो एटॉमिक अनायन मतलब ऐसा अनायन जिसमें एक ही एटम हो, जैसे N3 माइनस, P3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H माइनस, ये मोनो एटॉमिक अनायन है। मोनो एटॉमिक अनायन का नेम इज गोइंग टू एंड विद IDE, आइड से एंड होगा। नाम क्या लिखते हैं, नाइट्राइड, इट इज व्हाट, नाइट्राइड। नेक्स्ट फॉस्फाइड, इट इज फॉस्फाइड। नेक्स्ट ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, दीज आर द नेम। यहां पे अगर मोनो एटॉमिक अनायन ला रहे हो तो नेम के एंड में IDE ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया थे अबाउट द नेम ऑफ अनायन ऑफ एसिड। जितने एसिड होते हैं उनके अनायन का नाम कैसे लिखेंगे। अभी मैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड में कुछ आपको बताने वाला था। लेट अस से इसका मैं सॉल्ट बना लेता हूं, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनाएंगे, इसका किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, और बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या, ये H+ कंज्यूम हो जाता है। जब भी आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो H+ रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे कोई मेटल अटैच हो जाएगा। तो लेट अस से आई एम राइटिंग अ सॉल्ट Na2S2O3, एंड सपोज मुझे इसका नाम लिखना है, इस सॉल्ट का नाम लिखना है। तो पहले तो अनायन बनेगा, अनायन का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, थायोसल्फेट। ये H2O3 का नाम क्या लिखने वाले हैं, थायोसल्फेट। और कौन अटैच्ड है, सोडियम। तो इसका नाम क्या लिख लेते हैं हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट, राइट, सोडियम थायोसल्फेट। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं हाइपो सॉल्यूशन, राइट। ये कॉमन नेम है। एंड ये कंपाउंड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपाउंड यूज हो जाता है फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ आयोडीन। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और टाइट्रेशन में जम के यूज होता है, इसलिए मैं यहां तक स्पेशली इस कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं। ये आप दिमाग में रखोगे, नेम इज सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो सॉल्यूशन। एंड जितने एसिड थे उसके अनायन का नाम लिखना सीखिए। इसके अलावा थोड़ा मतलब ये सब खत्म करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे कई बार होगा ना कि एसिड का नाम लिख करके दे देता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में एसिड का नाम लिख दिया। अब मुझे फॉर्मूला पता ही नहीं, अगर मुझे फॉर्मूला पता ही नहीं तो हो सकता है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। या फिर कई बार होता है कि आपको केवल फॉर्मूला लिख दिया, आपको नाम नहीं पता। कई बार होता है नाम से हमें चीजें पता होती है बट फॉर्मूला हम भूल चुके होते हैं। तो आई विल टेल यू कि आप फॉर्मूला देख करके नाम कैसे लिख सकते हो, या फिर नाम लिखा है तो वहां से फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो। ये चीजें सिखाऊंगा मैं, मतलब थोड़ा और 1-2 क्लास के बाद, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट ये था हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी जो ड्रॉ करना है दैट इज H2S2O5। आई होप इट इज ड्रॉन और नॉट। H2S2O5, लेट्स से मुझे H2S2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहां पे सेंट्रल एटम कौन है बच्चे, सल्फर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो 5 into 2 10, 10 minus 2 is 8, 8 divided by 2 is 4। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। ये मेरा तरीका है कैलकुलेट करने का।
आपके लिए मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूं कैसे कैलकुलेट करोगे। हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, +1। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन है। प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, लेटर से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज x। कितने सल्फर है मेरे पास, 2 सल्फर है। प्लस ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, -2। एंड कितना ऑक्सीजन है हमारे पास, 5। इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 लिखा हुआ है। सॉल्व फॉर x, आपको +4 मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस +4 इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज व्हाट, इट इज कैलकुलेटेड oxidation number. Now the max oxidation number of sulfur is equal to +6। मैक्सिमम कितना होता है, +6 होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम लोग चले तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सो स्ट्रक्चर ड्राइंग के दौरान मुझे सल्फर सल्फर लिंकेज ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। नाउ इट इज एन ऑक्सी एसिड। ये ऑक्सी एसिड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, तो मैं 2 OH ग्रुप ड्रॉ करूंगा और दोनों OH ग्रुप को सिमेट्रिकली प्लेस करूंगा विद द सेंट्रल एटम। ये हमने प्लेस कर लिया। इसके अलावा मेरे पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। 3 ऑक्सीजन एटम को आप सिमेट्रिकली प्लेस करने की कोशिश करना, बट हो नहीं पाएगा। एक सल्फर के अराउंड 2 ऑक्सीजन ड्रॉ करने पड़ेंगे और एक सल्फर के अराउंड 1 ही ऑक्सीजन रहेगा। अब इन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए अब देखो इस लाइन में जितने लोग हैं सभी का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर रखा है, तो दोनों सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब मैं क्या करूंगा, सल्फर को आप देखो, सल्फर से इन ऑक्सीजन को अटैच करना है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल लेफ्ट एंड दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो आप 2 लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मैं डायरेक्टली ड्रॉ करने वाला हूं। नेक्स्ट इज सल्फर कैन एक्सपैंड ऑक्टेट। तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। अगर सल्फर डोनर एटम को ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O5, राइट। नेक्स्ट इज H2S2O6। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ करना है दैट इज H2S2O6, राइट। फिर से मैं सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 6 × 2 12, 12 - 2 is 10, 10 / 2 is 5। कैलकुलेटेड कितना मिल गया बच्चे, 5 मिल गया। मैक्सिमम कितना होता है, 6 होता है। तो अगेन मेरे पास सल्फर सल्फर लिंकेज मिल जाएगा। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, then central atom linkage will be obtained. We are having 2 hydrogens, so attach 2 OH group with the sulfur atom। 2 OH ग्रुप हमने अटैच कर दिया। इसके बाद आपके पास 4 ऑक्सीजन बचेंगे। उन सभी 4 ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस करना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बहुत आसानी से। अभी हम लोग सीख रहे थे डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करा जा सकता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O6, राइट। नेक्स्ट इज H2S2O7। H2S2O7 हमने ऑलरेडी बात कर लिया है बच्चे। H2S2O7 इस एसिड के बारे में हमने ऑलरेडी बात करा हुआ है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरो, इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एंड पायरो एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन होता है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। एक बार और रिपीट कर देता हूं। पायरो मींस आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लेकर के हीट प्रोवाइड करोगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनता है देखो, पहले तो आप 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो। मैं 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड का। पहले मैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जाऊंगा एंड देन डायरेक्टली रूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर, तो भी सेम ही बनेगा। मैं 2 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। देखो पायरो मींस क्या होता है कि आप H2SO4 प्लस 2 H2SO4 लिख रहा हूं। आप इसको हीट करो और हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो।
जो भी बचेगा दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आप देखो दो मॉलिक्यूल लिखा है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, बचे कितने, 2 हाइड्रोजन बच गए। सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, S2। ऑक्सीजन कितने थे, 4 and 4 8, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा देना है, दैट इज व्हाट, O7। दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप हीट दे करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हो। अब हीट दे रहे हो, मैंने क्या करा, ये फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ड्रॉ कर लिया। हीट दे करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होगा बच्चा, एक सल्फ्यूरिक एसिड का OH ले लो और दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन ले लो, OH और H को कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट वाले सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, सेकंड वाले सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। ये जो फ्री वैलेंसीज है इनको आपस में ज्वाइन कर देना। इफ यू आर ज्वाइनिंग दीज टू तो आपको जो दिखाई देगा दैट इज HO सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन अगेन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, यही आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो आप रिएक्शन से जा रहे हो, अगर आप रिएक्शन से ना जाते और डायरेक्टली रूल इस्तेमाल करते तो भी ये स्ट्रक्चर बनता। उसमें हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते, कैलकुलेशन के बाद आप देखो क्या मिलता है, 7 into 2 14, 14 minus 2 is 12, 12 divided by 2 is 6। आपको कैलकुलेटेड कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। If the calculated oxidation number is equal to maximum oxidation number, then definitely we are going to have central atom oxygen central atom linkage। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन थे, ऑक्सी एसिड था, तो हमने 2 OH ड्रॉ कर लिए और उनको सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया। और ऐसा करने से 3 ऑक्सीजन ड्रॉ कर चुका हूं, रेस्ट 4 ऑक्सीजन बचे हुए, उनको आप सिमेट्रिकली प्लेस करना एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। आप वापस से वही स्ट्रक्चर पाओगे जो अभी आप रिएक्शन से देख रहे थे। तो ये था आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट H2SO5 we have already drawn, कैरोस एसिड हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट इज I2O5, राइट। I2O5 बच्चे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। I2O5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। I2O5 में सेंट्रल एटम डेफिनेटली आयोडीन होने वाला है। अगर सेंट्रल एटम आयोडीन है ना, तो आप पहले कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो 5 into 2 10, 10 divided by 2 is 5। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आपको 5 मिलेगा। आपको चाहिए तो आप इक्वेशन बना करके सॉल्व करते रहो तो भी आपको 5 ही मिलने वाला है। और आयोडीन के बारे में बात करें तो आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 7 होता है। मैंने आपको सिखाया भी था, रूल भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होगा तो आप क्या चेक करोगे, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये चेक करना पड़ता है। एक्सेप्ट फ्लोरीन के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। द रीजन इज कि फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में अगर बात करें तो आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 7, बट द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज 5। सो अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम लोग जाते तो आयोडीन लिंकेज मिलना चाहिए इन I2O5, लेकिन बच्चा ये रॉन्ग है। यहां पे एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, I2O5 do not follow the rule, do not follow the rule। आपको पहले ही मैंने स्टार मार्क इसीलिए दिया था कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम लोगों का रूल फॉलो नहीं करता, तो इसको अलग से थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, आयोडीन ऑक्सीजन आयोडीन, ये लिंकेज मिलेगा। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो 4 ऑक्सीजन को आप सिमेट्रिकली प्लेस करो एंड ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। डेफिनेटली आप आयोडीन देखोगे तो आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बीच में ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 शेयर्ड है, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में 3 लोन पेयर इज देयर। आप 2 लोन पेयर के साथ क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे। कोऑर्डिनेट को फर्दर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आयोडीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस
करा जा सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2O5। ये I2O5 का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है कि I2O5 डू नॉट फॉलो द रूल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना है हमने, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट इज H4P2O5। H4P2O5 अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट अगेन इंपॉर्टेंट बोला तो समझ ही जाओ कि इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल, डू नॉट फॉलो द रूल। ठीक है, ये भी रूल फॉलो नहीं करेगा। तो कई बार मतलब ऐसे टेंशन में आ जाते लोग, सर फिर तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर याद रखेंगे हम लोग कि रूल फॉलो नहीं कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कितने स्ट्रक्चर याद रखेंगे? नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, जितना बोल रहे हो बस उतना ही। एंड अभी के लिए आप केवल 2 ही याद रखो, इससे ज्यादा दिमाग में रखना ही नहीं है। ठीक है, I2O5 एंड H4P2O5 ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर है जो रूल फॉलो नहीं करते हैं। अगर रूल के अकॉर्डिंग में जाता तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करता, बिकॉज फास्फोरस इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम। 5 into 2 10, 10 minus 4 is 6, 6 divided by 2 is 3। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर हमको 3 दिख रहा था, और फास्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है? 5 होता है। तो कैलकुलेटेड इज लेस देन मैक्सिमम, तो यहाँ पे फास्फोरस लिंकेज मिलना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस लिंकेज मिलता है। आउट ऑफ दैट 4 हाइड्रोजन नाउ देयर इज 2 OH ग्रुप, 2 तो OH ग्रुप होते हैं और 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है, एंड रेस्ट वी आर लेफ्ट विद 2 ऑक्सीजन एटम। इफ यू ऑब्जर्व तो सभी का अभी तक में सभी का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीटेड है। फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। कोऑर्डिनेट बनाएंगे, सिंस फास्फोरस कैन एक्सपैंड द ऑक्टेट, मैं डायरेक्टली डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5। ये बच्चे आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसे आपको याद रखना ही है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज H4P2O7। बस ये दोनों स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप अलग से दिमाग में रखो। बाकी जितने भी है सभी रूल फॉलो कर ही रहे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट इज H4P2O7। अगर ये मुझे ड्रॉ करना है, मैं रूल के अकॉर्डिंग जाऊंगा। फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं तो 72 to 14, 14 minus 4 is 10, 10 divided by 2 is 5। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 5 मिलेगा। सिंस कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का मैक्सिमम भी 5 होता है, तो फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस लिंकेज मिलेगा। एंड वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन, वी आर गोइंग टू अटैच 4 OH ग्रुप, 4 OH ग्रुप हम लोग अटैच कर लेंगे यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज, ऐसा करने के बाद जो हमारे पास बचेगा 2, 2, 5, ओके 2 ऑक्सीजन इज स्टिल लेफ्ट। अब ये 2 ऑक्सीजन के आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि फास्फोरस कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू ड्रॉ इज H4P2O8, राइट? H4P2O8 को ड्रॉ करना है। तो अगेन सिमिलर वे में हम लोग रूल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। Phosphorus, the calculated oxidation number is 8 into 2, 16, 16 minus 4 is 12, 12 divided by 2 is 6. Calculated is 6, and maximum oxidation number of phosphorus is 5. So according to the rule, there will be proxy linkage between 2 central atom, and 4 हाइड्रोजन है तो हम लोग 4 OH ग्रुप अटैच कर देंगे फास्फोरस के साथ। एंड नेक्स्ट इतना करने के बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे, उसे आप सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच कर लो। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O8, राइट? नेक्स्ट इज H4P2O6। नेक्स्ट इज H4P2O6, 6 ऑक्सीजन वी हैव। फिर से रूल के अकॉर्डिंग जाऊंगा, कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर। 6 into 2 12, 12 minus 4 is 8, 8 divided by 2 is 4। Calculated oxidation number of phosphorus is 4,
Maximum oxidation number of phosphorus is 5. Calculated is less than maximum, so we are going to have phosphorus linkage. There is 4 hydrogen atoms, so attach 4 OH group, and then you are left with 2 oxygen atom. Attach 2 oxygen atom directly with the phosphorus, right? This is the structure of H4P2O6. नेक्स्ट जो ड्रॉ करना है दैट इज H3PO5. H3PO5 it is H2PO5. नहीं, it's correct. H3PO5. Calculated oxidation number of phosphorus is 5 into 2 is 10. 10 minus 3 is 7. Calculated oxidation number is 7. Here we are having only one central atom, and the maximum oxidation number of phosphorus is 5. Calculated is more than maximum, so there must be a peroxy linkage, but since we are having only one central atom, so it will be OO and H. That type of peroxy linkage we will have. Now we are left with 2 hydrogen atom, so attach 2 more OH group. And after doing this, we are left with 1 oxygen atom attached with the central atom. That is the structure of H3PO5, right? Name of this acid is peroxyphosphoric acid. The next structure we need to draw is Cl2O7. Cl2O7. यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बच्चे? क्लोरीन है. क्लोरीन का पहले हम लोग कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर ले. 7 into 2 is 14. 14 divided by 2 is 7. कैलकुलेटेड कितना है? 7 है. क्लोरीन का मैक्सिमम कितना होता है? 7 होता है. क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो कैलकुलेटेड और मैक्सिमम क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो लिंकेज कैसा मिलेगा? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज मिलेगा. इतना करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 6 ऑक्सीजन एटम. वो सभी 6 ऑक्सीजन एटम को हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम. क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक शेयर किया हुआ है. 3 लोन पेयर बचे हुए हैं. 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर बचे हुए. आप इनके साथ कोऑर्डिनेट बनाओगे लेटर ऑन. मैं क्या बोलूंगा कि क्लोरीन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है. तो अगर ये ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो डायरेक्टली डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर लो. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O7, राइट? नेक्स्ट Mn2O7. अगर मुझे Mn2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको बता दूं मैंगनीज के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे मैंगनीज का कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो 7 आएगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज अगेन 7. तो कैलकुलेटेड इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर. तो मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज लिंकेज मिलेगा. इनफैक्ट आप देखो तो Cl2O7 एंड Mn2O7 दोनों सेम है. आप क्लोरीन की जगह पे मैंगनीज लिख दो, सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डाइक्रोमिक एसिड. डाइक्रोमिक एसिड फॉर्मूला इज H2Cr2O7, राइट? H2Cr2O7. ये क्या है बच्चे? डाइक्रोमिक एसिड, राइट? अगर मुझे इसका सॉल्ट लिखना होता, अनायन लिखना होता, Cr2O7 2 माइनस लिखना होता. तो ये एक एसिड है, तो इसके अनायन के नाम के एंड में क्या आएगा? 8 आएगा. तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? डाइक्रोमेट. अगर यहीं पे मैं K2Cr2O7 लिखता तो आप जग जाते. इसका नाम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. तो खैर ये हमारा है डाइक्रोमिक एसिड. यहाँ पे सेंट्रल एटम है क्रोमियम. अगर आप क्रोमियम का कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो तो 7 into 2 14. 14 minus 2 is 12. 12 divided by 2 is 6. कैलकुलेटेड कितना मिलेगा? 6 मिलेगा. एंड क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं. तो कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम लिंकेज मिलने वाला है. 2 हाइड्रोजन थे, 2 OH ग्रुप आप अटैच करोगे. इसके अलावा आपके पास बच गए 4 ऑक्सीजन एटम. 4 ऑक्सीजन एटम को आप क्रोमियम के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस करो एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लो. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमिक एसिड. ठीक है.
नेक्स्ट वी आर हैविंग सम मोर स्ट्रक्चर्स। हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर है, लेट्स ड्रॉ सम मोर। कुछ और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर 2-4 आपको होमवर्क में दूंगा, एंड देन द लुईस स्ट्रक्चर विल बी एंडेड अप। लुईस स्ट्रक्चर ड्राइंग रूल्स के साथ सब खत्म हो जाएगा। एक दो और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस से वी हैव H4B2O5, right? It is H4B2O5, right? Central atom here it is going to be boron. तो बोरॉन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो 5 into 2 10, 10 minus 4 is 6, 6 divided by 2 is 3. कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर 3 मिलेगा आपको। आप इक्वेशन बना करके भी सॉल्व करके देख लेना, 3 ही मिलने वाला है। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 3 होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 ही रहेगा। तो कैलकुलेटेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज मिलेगा। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो मैं 4 OH ग्रुप ड्रॉ करूंगा, बट सिमेट्रिकली ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो आई होप स्ट्रक्चर इज डन। यस, this is the structure of H4B2O5. Next structure is H4B2O6. I hope it is quite easy. अगर आपको H4B2O6 ड्रॉ करना है तो आप फिर से बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे। अगर यहां पे आप बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो 6 into 2 12, 12 minus 4 is 8, 8 divided by 2 is 4, आपको 4 मिल जाएगा। बट बोरॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही हो सकता है। कैलकुलेटेड इज मोर देन मैक्सिमम, तो आपको बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरॉन पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगा। 4 हाइड्रोजन थे, 4 OH ग्रुप आप सिमेट्रिकली प्लेस कर दो अटैचिंग विद द सेंट्रल एटम, यही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज H2N2O2। दिस इज H2N2O2। H2N2O2। नाउ यहां पे अगर आप देखो तो सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं तो 2 into 2 is 4, 4 minus 2 is 2, 2 divided by 2 is 1। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया हमको? 1 मिल गया। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होता है? 5 होता है। तो कैलकुलेटेड इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो डेफिनेटली सेंट्रल एटम लीकेज मिल जाएगा। 2 हाइड्रोजन थे, ऑक्सी एसिड था, 2 OH ग्रुप मैं अटैच कर दूंगा। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो, सभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने नाइट्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ। दोनों ही नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आप एक कोवेलेंट बॉन्ड और ड्रॉ कर लो, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2N2O2। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ करे, कुछ 8-10 स्ट्रक्चर और बचे हुए जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के हम लोग कुछ ट्राइमर बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, टेट्रामर बनाएंगे, हेक्सामर बनाएंगे, तो वो वाले पोर्शन हम लोगों के बचे हुए हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में। तो मैं आपको एक बार दे देता हूं, आप खुद से ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी पोर्शन फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ही प्रोबेबली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्टार्ट कर दूंगा। सो कुछ मैं कंपाउंड लिख रहा हूं जो आपको ड्रॉ करना है, दैट इज N2O3। क्वाइट इजी, बहुत आसान है, आप ड्रॉ करने की कोशिश करना, हो जाएगा ये। N2O4 ये भी आपसे हो जाएगा, N2O5 ये भी हो जाएगा, ये बहुत आसान वाले स्ट्रक्चर है। H6Si2O7 ये भी आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड रेस्ट लिव इट।
बाकी स्ट्रक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप इतने एक बार ट्राई कर लेना, थोड़े से स्ट्रक्चर है, 5-6 स्ट्रक्चर है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना। और अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि मेटा एसिड कब कब मिलेगा, किस कंडीशन में आपको मेटा एसिड मिलेगा, और मेटा एसिड के ट्राइमर कैसे बनाने हैं, SO3 का ट्राइमर कैसे बनाना है, हेक्सामर कैसे बनाना है, पॉलीमर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं अगली क्लास में बात कर लूँगा। तो अगली क्लास में स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय।